फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे टी प्लस बी में जीएस के स्पेशली, उस प्रीवियस ईयर के बेस पर क्वेश्चन सीरीज नहीं करेंगे बल्कि कंटेंट सीरीज करेंगे। यानी क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए हम लोग उसका कंटेंट का निचोड़ निकाल लेंगे और आने वाले टी ट्रिपल एस एग्जाम में किस तरह के कंटेंट से क्वेश्चन आ सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन सीरीज नहीं है, इसमें प्रॉपर कंटेंट मिलेगा जैसे आपको मिशन के बेस में मिलता था। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग पूरा कंटेंट को देखिए, परखिए, एनालाइज करिए और फिर अपना जो वैल्यूएबल फीडबैक है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ये सीरीज़ लगातार चलने वाली है और इसका पहला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन आया था, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? और ये क्वेश्चन था तुम्हारा 23 तारीख तीसरा महीना 2022 का डी ट्रिपल एस बी का। तो इसका जो सही आंसर है वो वॉरेन हेस्टिंग्स है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो पहला गवर्नर जनरल था बंगाल का। अब यहाँ पे 3 टर्म पहले समझ लीजिए, फिर कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नर, ब्रिटिश राज की बात कर रहा हूँ मैं, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वॉइस राय। गवर्नर का जो पद था वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, जो गवर्नर का पद था, रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर बना था, उसके थ्रू गवर्नर का पद इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल में, ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव ही वो बंदा था जिसने भारत में ब्रिटिश इंडिया के जो राज सत्ता उसकी नींव रखी थी, ठीक है। इम्पीरियलिज्म की शुरुआत की थी, यानी साम्राज्यवाद की और कॉलोनीज बनाने की शुरुआत पहले तो ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर आए थे जहांगीर के टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद से ट्रेडिंग कंपनी से कैसे एकदम से ये एक राज सत्ता बनकर उभरी, उसको थोड़ा सा जानेंगे इसमें। तो इसका आंसर फिलहाल वॉरेन हेस्टिंग्स है, लेकिन वो जो बंगाल के पहले गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन अगर गवर्नर जनरल की बात की जाए तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स है। अब ये गवर्नर और गवर्नर जनरल में अंतर क्या है ये हम आगे थोड़ा समझ लेंगे। और वॉइस राय का पद 1857 की क्रांति के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पहला गवर्नर कौन था तो आप कहोगे रॉबर्ट क्लाइव। और फिर अगर किसी ने पूछ लिया पहला गवर्नर जनरल कौन था तो आप बोलोगे वॉरेन हेस्टिंग्स है। अब जैसे ये क्वेश्चन आ चुका है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये पूछ ले पहला गवर्नर कौन था या पहला वॉइसराय कौन था, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये पहले गवर्नर थे, ठीक है। और ये इसका नाम जो है ना रॉबर्ट क्लाइव, ये क्लाइव क्लेवर था बहुत ज़्यादा। इसको राज सत्ता, राजनीति, कूटनीति बहुत अच्छे से आती थी। साम दाम दंड भेद अपनाकर इसने ब्रिटिश इंडिया के पैर जमा दिए। कहाँ, एक तरफ मद्रास वगैरह में फ्रेंच जो कंपनीज थी, फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनीज थी, उनके पैर जमे हुए थे। लेकिन कहाँ ये बंदा आया, इसने किस तरीके से सारी चीज़ों को घुमाकर और सारा पासा ब्रिटिशर्स के हाथ में सौंप दिया, ठीक है। ऐसे दिखता था बंदा, गोरी शक्ल वाला। भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता यही है, एक ये और एक वॉरेन हेस्टिंग्स। ये दोनों ने मिलकर भारत में अंग्रेजी जो शासन थी उसकी नींव को 200 सालों से ऊपर तक खींच दिया था, 200 सालों तक खींच दिया था। इन्हीं दोनों ने वो नींव डाली थी, इन्होंने वो बेस डाला था, ठीक है। जो इनका टाइम पीरियड है इंडिया में वो 2 फेज में डिवाइड होता है। इनका टाइम पीरियड जो था, टोटल टाइम पीरियड रॉबर्ट क्लाइव का, वो 2 भागों में डिवाइड होता है। एक 1757 से 1760 और दूसरा 1765 से 1767। अब इसमें जो 1757 है, इसी में आपकी पहला युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था और इसी को इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट की इम्पीरियलिज्म की शुरुआत मानते हैं कि भाई यहीं से चालू हो गया इनका सिस्टम। और एक और बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। इसने तो ताबूत में आखिरी कील का काम कर दिया था, 1764 में हुई थी। और इसके बाद तो ब्रिटिशों का जो महकमा था, ब्रिटिश का जो पावर थी, वो भारत में तगड़ी वाली जम गई थी। और नवाब वगैरह चाहे कोई, क्योंकि मुगल कमज़ोर हो चुके थे, इक्के दुक्के मुगल बचे हुए थे औरंगजेब के बाद। उनके बाद नवाबों का शासन हो गया कोलकाता वगैरह में। अब बंगाल वगैरह में अब आज का बंगाल तो आज का वेस्ट बंगाल छोटा सा दिखता है, उस समय का बंगाल में बांग्लादेश भी था, उड़ीसा भी था, पूरा का पूरा बंगाल भी था, बिहार का पार्ट भी था। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे पैर जमाना शुरू किया और उनकी प्रेसिडेंटी जो उनकी जो 2 मुख्य जगह और थी वो मद्रास और बॉम्बे थी, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने पैर जमाना शुरू किया, लेकिन शुरुआत इनकी अच्छी खासी यहाँ कोलकाता से या फिर बंगाल से हो चुकी थी। अब एंट्री ऑफ रॉबर्ट क्लाइव इन बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव शुरुआत से बंगाल में नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव मद्रास के आसपास था, मद्रास में था। लेकिन इसको बुलाया गया
इसकी एंट्री कब हुई? अब ये उस समय के बंगाल का मैप है, वो देख लीजिए पहले। अब बंगाल में इसकी एंट्री कैसे हुई भाई? व्हेन नवाब ऑफ बंगाल सिराज उद दौला अटैक्ड फोर्ट विलियम। अब अंग्रेजों ने क्या किया था ना, फोर्ट विलियम बनाना शुरू कर दिया था, और फोर्ट विलियम का फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलेबंदी करना शुरू कर दिया कि भैया उनको सारी जो जितनी भी अदर कंपनीज थी, ईस्ट इंडियन कंपनीज थी, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार नहीं कर रही थी भारत में, फ्रेंच भी कर रहे थे, पोर्तुगीज़ भी कर रहे थे, तो सबसे सुरक्षा चाहिए थी, तो उन्होंने फोर्टिफिकेशन करना चालू कर दिया, किलेबंदी करना चालू कर दिया। अब नवाब ने कहा भाई यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, तुम अब किले बना रहे हो, फिर अपनी आर्मी इकट्ठा करोगे, तो उसने जो फोर्ट विलियम है उस पर अटैक कर दिया। अब फोर्ट विलियम पर अटैक करने के बाद सारे ब्रिटिशर्स भाग गए, कुछ बच गए थे 146 के अराउंड, उसमें से काफ़ी तो मर ही गए थे, तो उसको ब्लैक होल डे कहा जाता है। तो अब जितने भी ब्रिटिश कंपनी के एम्प्लॉयज़ बचे थे उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव से मदद मांगी। रॉबर्ट क्लाइव 3,000 की अपनी सेना लेकर, अब 3 या 30 जितनी भी थी, 1,000 की सेना लेकर आया, और उसने इसको नवाब को डिफीट कर दिया पहली बार में। नवाब को घुटने टेकने पड़े, और फोर्ट विलियम जो है वो वापस से ब्रिटिशर्स के पास आ चुका था। उसके बाद फिर एक बार नवाब ने अपना सर उठाया लड़ाई करने के लिए ब्रिटिशर्स से, लेकिन इस बार नवाब के घर के बेदी लंका ढा गए। बैटल ऑफ प्लासी हो गया, भागीरथी नदी के किनारे बैटल ऑफ प्लासी हुआ, और बैटल ऑफ प्लासी में नवाब की मौत हो गई। और बैटल ऑफ प्लासी हुई किस किस के बीच में? अब जो क्लाइव था बहुत चालाक आदमी था, इसने बैटल ऑफ प्लासी को जीता 2 लोगों की मदद से, मेजर दो लोग। उसमें भी सबसे पहले जो था मीर जाफिर नवाब का खास था, कमांडर एंड चीफ था, उसकी मदद से नवाब को हराया गया। और इसमें एक और व्यक्ति ने साथ दिया, राय दुर्लभ। दोनों की मदद से मिलकर मीर जाफिर को लालच दिया कि भैया देख तेरे को नवाब बना देंगे, मजे कर तो आराम से। लेकिन ये जो है ना, ये नवाब, ये जो सिराजुद्दौला है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, फूटी आंख निभाता, ऐसा रॉबर्ट क्लाइव ने कहा, और बोला कि भैया मुझे नहीं चाहिए, 1% नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए मीर जाफिर। मीर जाफिर ने बोला भाई मैं तो, चलो अच्छी बात है, पैसा ही पैसा होगा, मैं घुस जाता हूँ। मीर जाफिर ने बोला मालिक आप जो बोलोगे वो करने को तैयार हूँ, बस इसको हटाओ, चलो मैं आ गया। अब भाई अपनों ने धोखा दिया तो भाई नवाब की तो कहानी ख़त्म, ठीक है। और इसके बाद मीर जाफिर की एंट्री शुरू, और रॉबर्ट क्लाइव का कब्जा बंगाल पे अच्छा खासा जम गया। अब रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जो थी इम्पेरियलिज्म उसको बढ़ाते हुए अपने जो ब्रिटिश राज था उसको मजबूत किया, बहुत सारी चीज़ों में सुधार भी किए। अब उसने क्या चालू किया, उसने डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली शुरू करी। द्वैत शासन प्रणाली बहुत ही कूटनीति इसकी थी। उसमें क्या था कि जो दीवानी राइट्स थे, यानी जितना कलेक्टिंग रेवेन्यू हो गया भाई, पैसा वैसा से रिलेटेड सारा कामकाज, वो तो होगा ब्रिटिश ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, लेकिन निज़ामत राइट जो होंगे, जो भी जुडिशियल राइट वगैरह होंगे, वो नवाबों के पास होंगे। लेकिन इससे एक तरीके से फ़ायदा सारा दीवानी राइट के थ्रू किसको हुआ? रॉबर्ट क्लाइव की उस समय की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। नवाब के हाथ में कुछ नहीं था। अब नवाब सोचे यार ये तो गलत सिस्टम हो रहा है, ठीक है। हालांकि मैं आपको एक अलग वीडियो में प्लासी का वॉर बताऊंगा, प्लासी के वॉर में क्या क्या कैरेक्टर थे वो बताऊंगा, उसमें अच्छे से सारी कहानी कवर कर लेंगे। अभी मेन मकसद हमारा है रॉबर्ट क्लाइव को जानना। मेरी अगली जो आने वाली वीडियो है वो प्लासी की बैटल है और फिर बैटल ऑफ बक्सर है। दोनों में हम डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे ताकि एग्जाम में एक भी मार्क्स ना कटे। अब इनकी डेथ कैसे हुई ये देखो। ये इंसान जो था ना, इसने कंपनी के और लोगों से तो दस्तखत पे साइन करवाया कि भाई हम किससे गिफ्ट नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, लेकिन खुद इस इंसान ने खूब दबाकर लोगों से गिफ्ट लिए, खूब पैसा लूटा, खूब करप्शन किया और अपने आप को, अपनी वेल्थ को बढ़ाते हुए रिच होता चला गया। और इसी वजह से जब ये ब्रिटेन वापस लौटा तो इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग गए कि भाई ही इज़ अ करप्ट पर्सन। तो जब करप्शन का आरोप लगा तो भैया ये बंदा सह नहीं पाया। इसने बोला यार ये बहुत बुरे बुरे आरोप लग रहे हैं मुझ पर। हालांकि रियलिटी यही थी कि एक नंबर का करप्ट आदमी था, बहुत धन लूटा इसने। तो उसके बाद ये उस दुख का सह नहीं पाया कि यार ये मैंने इनके ब्रिटिश राज के लिए इतना कुछ किया, ये मुझे करप्ट बोल रहे हैं, तो भाई ने सुसाइड कर लिया। ही कमिटेड सुसाइड। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो कौन सा गवर्नर था जिसने सुसाइड किया, तो ये अपना रॉबर्ट क्लाइव ही था। तो आई होप आपको रॉबर्ट क्लाइव की मेजर चीज़ें पता चल गई होगी। और उसमें भी ये डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर इसके टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये दोनों बैटल को हम अलग से पढ़ेंगे ताकि हम इसकी पूरी कॉज को, इसमें क्या क्या इफेक्ट हुए और क्या क्या ब्रिटिशर्स को फ़ायदे हुए, वो अलग से पढ़ेंगे,
ठीक है। और ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ ना, ये ना सिर्फ DEET बल्कि आपके आने वाले सारे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको अच्छे से करना, ठीक है। अब इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आ गए। इनका कार्यकाल जो था 1772 से 85 तक था। ये आदमी भी, इसने भी रॉबर्ट क्लाइव ने जो चीज़ें कंटिन्यू की थी उसमें कुछ कुछ चीज़ों को कटौती कर दी, लेकिन इस आदमी ने भी ब्रिटिश की जो पावर थी, ब्रिटिशर्स की जो पावर थी, कंपनी की जो पावर थी, क्राउन की जो पावर थी, उसको अच्छी तरीके से पैर जमाने में मदद करी। ये मानो कि ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। उसके बाद से तो ब्रिटिशर्सों का राज काफ़ी लंबे अरसे तक चला, ठीक है। तो ऐसा दिखता था भाई। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, भाई रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, लेकिन ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अभी गवर्नर से गवर्नर जनरल की पोस्ट कैसे निकल के आ गई, तो इसकी भी एक स्टोरी है। इसके रूल के दौरान में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे। उसी इवेंट के थ्रू एक इवेंट हुआ था जिसका नाम था रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773। अब क्योंकि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी। ट्रेडिंग कंपनी के साथ साथ ये एक पॉलिटिकल पावर बन गई थी। इनके पास पॉलिटिकल पावर भी आ गई थी, इम्पैक्टफुल पावर आ गई थी बंगाल को संभालने की, ठीक है। नवाबों की सिट्टी पिट्टी गुल थी, अपने हिसाब से सबको कठपुतली बनाए हुए थे। तो ऐसे में रेगुलेशन एक्ट की मांग की ब्रिटिश जो क्राउन गवर्नमेंट से, जो ब्रिटेन में बैठी थी संसद से, उनसे, पार्लियामेंट से। तो रेगुलेशन एक्ट पास किया गया और उसके थ्रू यहाँ पे, ताकि कामकाज अच्छे से किया जा सके, इसमें एक सुप्रीम काउंसिल बनी और उसके द्वारा एक गवर्निंग बॉडी बनी। गवर्निंग बॉडी बनाई गई जिसमें आपके 5 लोग थे। एक तो आपका गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया कंपनी चुनेगी, और बाकी के 4 लोग जो सुप्रीम काउंसिल के मेंबर हैं, जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट चुनेगी। तो ये लोग मिलकर सारे फैसले लेते थे, जितने फैसले होते थे ये सारे लेते थे। कंपनी के जितने भी फैसले, ट्रेडिंग के, कर के, फलाना ढिमकाना, जितने फैसले होते थे सब लेते थे। और जो भी सलाह लेनी होती थी गवर्नर जनरल को इन चारों से मिलकर लेनी होती थी, और लगभग 2 लोगों की तो सहमति चाहिए होती थी, ठीक है। तो ये था आपका रेगुलेशन एक्ट 1773। इसमें कुछ और भी काम हुए थे, जैसे कि भाई मद्रास में देखो 3 प्रेसिडेंसीज थी इनकी। एक तो बॉम्बे की, एक मद्रास की, और एक आपकी बंगाल की। बॉम्बे में गवर्नर था, मद्रास में गवर्नर था, लेकिन बंगाल में गवर्नर जनरल का पद उभर कर सामने आया, ठीक है। ये दोनों यानी गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास सबऑर्डिनेट हो गए किसके, गवर्नर ऑफ बंगाल के, यानी गवर्नर ऑफ बंगाल के नीचे आ गए, ठीक है। और सारे जो फैसले होते थे वो क्राउन के पास जाते थे, मतलब क्राउन के पास सारी डिटेल्स ज़रूर जाती थी कंपनी की। और इसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कैलकाटा ये भी हुआ। तो कुछ कुछ मेन चीज़ें हुई थी। इसके अलावा जो गिफ्ट वगैरह वाला सिस्टम था, करप्शन वगैरह था, उसको ख़त्म करने का काम किया गया था इस एक्ट के बाद। अच्छे से रेगुलेशन आ गया था, मतलब, ठीक है। एंड ऑफ डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो रॉबर्ट क्लाइव लेके आए थे अपने टाइम पे, द्वैत शासन प्रणाली, यानी 2 तरह का शासन, दीवानी राइट्स सारे कंपनी के पास और जुडिशियल राइट्स नवाबों के पास, इसको तो भैया सीधे सीधे ख़त्म कर दिया। उसका रीज़न था, ये जो पूरा सिस्टम था इसको ख़त्म कर दिया, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था करप्ट कंपनी एम्प्लॉयज़। कंपनी के एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा निहायती करप्ट थे। ये ससुर जितने ब्रिटिशर्स थे ये निहायती करप्ट आदमी थे। इन्होंने शायद पैसा देखा नहीं था ज़िंदगी में, तो जितना इनको मिलता था गिफ्ट वगैरह, धन दौलत, सब लूट के ले जाते थे, सब भर लेते थे। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उसने देखा कि कंपनी के एम्प्लॉय जो हैं इनके पास तो यार मोटा धन इकट्ठा होता जा रहा है, लेकिन कंपनी लॉस में जा रही है। तो उसने सीधा ये डुअल सिस्टम खत्म कर दिया। बोला अब कोई डुअल सिस्टम नहीं होगा, ताकि जो पैसे गिनने वाले कंपनी के एम्प्लॉय थे करप्ट, उनके पास करप्शन जाना बंद हो जाए, मतलब भ्रष्टाचार खत्म हो जाए एक तरीके से। तो उसने सिस्टम पूरा खत्म कर दिया। तो ये डुअल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम किसके टाइम खत्म हो गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे। शुरू किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था, ठीक है। अब इन्हीं के समय में, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे ही फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। इसका टाइम पीरियड है 1775 से 82 तक। ये हुई किस किस के बीच में थी, ये पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच में, और आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके जो पेशवा बालाजी बाजीराव के छोटे भाई थे रघुनाथ राव को पेशवा बनना था। अब जिसको भी ना कुछ चाहिए होता था ना, बड़े शाणे लोग थे, सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचते थे कि भैया थोड़ी मदद कर दो हमारी, इसको हटाओ हमें बिठाओ, इसको हटाओ हमें बिठाओ। जैसे मीर जाफर था, उसको लालच दिया, अपने के साथ ही दगा करके भाग गया। अब ऐसे ही रघुनाथ राव ने सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया, बोला भैया मुझे पेशवा बनाओ, कुछ करो। तो अब इनके बीच में लगभग 7 साल के आसपास की बैटल लड़ी, लेकिन बैटल का कोई रिजल्ट नहीं निकला, ड्रॉ रही।
तो बोला कि भाई संधि कर लेते हैं, संधि करो फटाफट। तो इसमें ट्रिटी साइन हो गई। उस ट्रिटी का नाम था सालाबाई की संधि। ये सालाबाई की संधि इसी के समय में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। ठीक है, ये सालाबाई की संधि याद रख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स बता रहा हूँ मैं तुम्हें, जो बहुत काम के इवेंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ 1780 से 84। इसमें भी मैंगलोर की संधि हो गई थी। ठीक है, एक पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 1773 का जो रेगुलेशन एक्ट ऑफ इंडिया आया था, उसमें सुधार के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाया गया कि भैया कुछ सुधार करो। सबसे पहले जो सुधार, जो 5 लोगों की काउंसिल थी, गवर्निंग बॉडी थी 5 लोगों की, जिसमें गवर्नर और 4 सुप्रीम काउंसिल मेंबर थे, उसमें से अब सुप्रीम काउंसिल मेंबर की संख्या 3 कर दी गई। गवर्नर वही था, गवर्नर जनरल। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार के लिए इसको बनाया गया था। डुअल कंट्रोल जॉइंट गवर्नमेंट इन इंडिया। अब इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत अब क्योंकि भाई ये था कि सारा पावर कहीं कंपनी के हाथ में ना आ जाए, तो क्राउन को भी सारी चीज़ें अपने हाथों में हैंडल करनी थी। तो अब डुअल, एक तरीके से डुअल जॉइंट गवर्नमेंट आ गई इंडिया में। डुअल जॉइंट गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश क्राउन भी मौजूद है और ब्रिटिश क्राउन के नीचे होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, और दोनों मिलकर शासन करेंगे अपने इंडिया पर। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व इंडिया पर रहेगा और सारी जानकारी, सारी डिटेल, सब कुछ किसके अंडर रहेगी? ब्रिटिश क्राउन के अंडर रहेगी। तो इस तरीके की धारा बन गई कि भाई मैं तुम्हारे पीछे, इस तरीके की, मैं तुम्हारे पीछे और ये मेरे पीछे, ये वाला सिस्टम हो गया कि भाई मैं इंडिया पे शासन करूँगा, व्यापार भी करूँगा, शासन भी करूँगा, सारे कानून नियम कानून तय करूँगा और सारी जानकारी होगी वो इनके पास होगी, ये भी काफ़ी फैसले ले पाएंगे। तो डुअल जॉइंट गवर्नमेंट आ गई किसके तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, अब अदर मेजर इवेंट्स, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे कुछ और मेजर इवेंट भी हुए थे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1774, कलकत्ता में जो हुआ था। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेजरी, कंपनी का जो कोष था, वो खजाना था, जो कंपनी का जितना भी कोष था, खजाना था, माल मटेरियल था, खजाना उनके पास मौजूद था, वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता शिफ्ट कर दिया गया। मुर्शिदाबाद से उठा के कलकत्ता में शिफ्ट कर दिया गया, ये याद रखना। फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विद विलियम जोन्स इन 1784, याद रहे, ये पूछ सकता है कि किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई? तो वॉरेन हेस्टिंग से थे। अब आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कंटेंट तो यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। हमने एक क्वेश्चन के आधार पर मोटा मोटा कंटेंट पढ़ा। अब मेरी 2 तरह की सीरीज़ आने वाली है, एक मैं बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर पढ़ाने वाला हूँ, और दूसरी तरफ मैं मेजर जो आपके गवर्नर जनरल्स हैं और मेजर वॉइसराइज हैं, उनकी एक अलग से सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। और ऐसे ही ज्योग्राफीज़ के कुछ अलग, और पॉलिटिकल साइंस में मैं आपके मौलिक अधिकार, जितने भी राइट्स हैं हमारे, और संविधान, उससे जुड़ी एक अलग सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। तो चीज़ें काफ़ी क्लियर करके कंटेंट टाइप हो रहा है, टेंशन वाली कोई बात नहीं, आप बस लग जाओ पढ़ाई में और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो मिशन KVS को। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई भी फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, कोई गलती हो गई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।